अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबीसी न्यूज़ की स्क्रीन पर प्रोग्राम लाइव विद इशफाक नियाजी के साथ मैं हूं इशफाक नियाजी। नाजरीन, आज इस मेरे प्रोग्राम की पहली नशिस्त एबीसी न्यूज़ पर लाइव विद इशफाक नियाजी में आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें वक्त दिया, किसी तारफ के मोहताज नहीं। आंधी हो, जल्जला हो, तूफान हो, कोई भी वबाई मर्ज हो, सफ़े अव्वल में आगे आगे नजर आते हैं। जी हाँ, वो मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अनिल सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अनिल साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया एबीसी न्यूज़ को और मुझे ये आपने शर्फ बख्शा कि मेरी पहली एपिसोड के गेस्ट आप हैं। अच्छा अनिल साहब, आजकल आपकी जो मसरूफियात हैं, पेशा वराना मसरूफियात में अवलीन तरजीह आजकल आपकी क्या? वैसे तो मैं देख चुका हूँ आना जाना जो आपके ऑफिस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें मेन रोल हमारा कोऑर्डिनेशन से होता है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो मजिस्ट्रेसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को हम लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे मेरी जो आजकल टॉप प्रायोरिटीज़ है, उसमें नंबर 1 पे प्राइस चेकिंग है, प्राइसेस को कंट्रोल करना है अपने एरिया में। नंबर 2 जो इंक्रोचमेंट्स है, जो इंक्रोचमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हों, कंस्ट्रक्शंस हों, या फिर इलीगल या विदाउट ऑथराइजेशन बिल्डिंग्स बन रही हों, ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ में आजकल है, प्राइस चेकिंग का। और नंबर 2 पे ये, हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वो टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। बिल्कुल अनिल साहब, प्राइस कंट्रोल जो है ये एक आवाम का बुनियादी एक इसको इशू कह लें, और एंटी इंक्रोचमेंट के जो आपके वो भी बुनियादी उसमें शामिल हो जाता है। उस तरफ मैं बढ़ूंगा, आपसे वो कोई सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं एक जनरल क्वेश्चन, एक परसेप्शन है, कहा जाता है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आम आवाम का दाखिला ममनू होता है। मैं जब जितनी देर यहाँ पे बैठा हूं तो आपका आना जाना जितना लगा हुआ है आवाम का, और आप मुसलसल मतलब कॉल अटेंड करने का आपके पास टाइम नहीं होता, तो इस परसेप्शन को आप किस तरह डिनाई करें? थैंक यू जी, आपने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है। आपका हमारा जो टाइम शायद 2 घंटे पहले का था, बिल्कुल, और 2 घंटे इसीलिए ये डिले हो गया, इसीलिए कि पब्लिक की बहुत ज्यादा थी, और अब शाम क्योंकि हो रही है तो इस वजह से अभी कुछ हालात थोड़े से इसमें बेहतर है दफ्तर के पब्लिक डीलिंग के हवाले से। बेसिकली ये पॉलिसी जो है ये टॉप टू बॉटम है। अगर हम बात करें तो हमें बिल्कुल ये क्लियर डायरेक्शंस है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज कि आप लोग अपने ऑफिस को ओपन फॉर जनरल पब्लिक रखें, और किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट्स है तो उनको एड्रेस करें। आप देखते हैं कि नीचे डी साहब का ऑफिस भी इस तरह से है, वहाँ से बहुत सारे जो मुझसे पर्टेन करते हैं वो सारे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो किसी दूसरे एरिया के एसीज के साथ है वो उधर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने एक ओपन डोर पॉलिसी को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल, आपकी पेशा वराना मसरूफियात, जो आप पेशा वराना जिंदगी में एक मगन है, तो आपकी जो पर्सनल जाती जिंदगी है उसमें गिले शिकवे भी होंगे, फैमिली के बच्चों को किस तरह टाइम दे लेते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि मैं तो खुद परेशान हूँ कि आप इतने You have hit the bullseye, I must say। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये एक इशू थोड़ा सा है, बट इट्स द स्टार्ट ऑफ आवर सर्विस। जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एक आप कह सकते हैं ग्रॉस रूट लेवल पे जाके, क्योंकि फील्ड ऑफिसर होता है तो उसकी जॉब में ये शायद थोड़ा अरसा जो जब तक अमेसीज होते हैं तो ये थोड़ा सा एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बात फैमिलीज को भी बता दी है, सब दोस्तों को भी बता दी है कि जितनी देर तक तो हम बिल्कुल असिस्टेंट, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा था कि दोस्त एक ऐसा नाता होता है जिसमें कोई लिहाज नहीं होता, तो अब आप मतलब इस मसरूफ जिंदगी में से दोस्तों के लिए टाइम निकालना पॉसिबल है? कोई बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर जब आप मौजूद थे तो हमारे एक बैचमेट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं वो आए भी हुए थे, जी। लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे सका तो हमारे एक और बैचमेट के पास चले गए। मतलब इशू ये है कि टाइम का तो है, टाइम का, लेकिन दे अंडरस्टैंड। अब उनको भी पता था, वो बैठे रहे, लेकिन यहाँ पे इतनी पब्लिक डीलिंग चल रही होती है कि मुश्किल हो जाता है। खास तौर पे अगर बच्चों की, एहलिया मोहतरमा की बात करें, शिकवे शिकायत या इसको कभी संगीन नौयत तक पहुंचे हैं कि आप तो टाइम ही नहीं दे सकते जी, हमें टाइम नहीं देते आप? नहीं, अभी नौयत इतनी संगीन तो नहीं हुई है। सही। तो लेकिन देखें किसी भी वक्त हो भी सकती है, बट अभी तक जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। और ये कि इश्यू ये कि जब हम घर में भी होते हैं तो फोन पे हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं,
तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, और बल्कि वो हमें फैसिलिटेट 24/7 आपकी जॉब है। फैमिलीज फैसिलिटेट करना शुरू हो गई है, मतलब वो खुद से ये कहते हैं कि ये आपका आराम का टाइम है तो ये आप आराम इसमें कर लें। मतलब ये एक अच्छा है कि वो एक तरह से हमें मजलूम समझना शुरू हो गए तो वो खुद भी हमारे साथ है, तो हालात कंट्रोल में है। बिल्कुल। थोड़ा सा लाइट एंड नोट पे अभी सख्त सवाल नहीं शुरू करते, इसी तरह ही आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर किसी भी अजला का, जिले का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, एक परसेप्शन है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर बेगम से ज्यादा डीसी से डरते हैं। अगर आपका जवाब ये है कि जी वो अखलाक या अदब के अदब एहतराम का एक रिश्ता होता है, तो क्या बेगम से फिर अदब एहतराम का रिश्ता नहीं होता? देखिए बात ये है कि यहाँ पे डर वाला कोई कल्चर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस्लामाबाद में जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बाकी तो अभी सर्व नहीं किया, यहाँ पे हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज है। हम लोग बेसिकली इस तरह से कर रहे हैं कि एक टीम वर्क है, और हम लोग अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं टीम्स में। जो मेरा जुरिसडिक्शन है ना, उसमें मुझे पूरी तरह से ऑटोनॉमी होती है कि मैं उसमें जो भी डिसीजन लेता हूँ आफ्टर कंसल्टेशन विद द हायर अथॉरिटीज, उसके बाद जो भी करता हूँ वो फिर मेरे अपने ऊपर है, उसमें इंडिपेंडेंट होता हूँ। और इसी तरह से मतलब डरने वाला तो वो है ही नहीं। काम इतना ज्यादा है कि अगर हम टीम वर्क से हटके किसी तरह से चलेंगे ना तो शायद हो नहीं पाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब भी, हमजा शफकात साहब भी इसी तरह मसरूफ होते हैं? वो हमसे ज्यादा मसरूफ होते हैं। आप ये देखें कि अगर मैं हूं तो मैं एक सब डिवीजन को चला रहा हूं, तो वो अगर उनकी बात करें तो वो इस्लामाबाद की जो 7 वो मेन सब डिवीजन हैं वो उनको भी देख रहे हैं, और इसके अलावा बाकी भी तमाम जो है डिपार्टमेंट्स के, जो कि वो एक्स ऑफिशियो भी होते हैं, हेड होते हैं उसके, तो वो भी देख रहे हैं। तो उनकी मसरूफियत हमसे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अनिल साहब, थोड़ा सा सीरियस नोट पे चलते हैं। कोरोना तकरीबन एक किस्म का कहा जाता है कि कोरोना वबा अब खत्म हो चुकी है पाकिस्तान से, लेकिन ये अगर आलमी हम अदाद शुमार को देखें तो कोरोना अभी पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ, लेकिन एसओपीज जो है कोरोना की वो तकरीबन खत्म हुई नजर आती हैं हमें। और इंतजामी अमूर के लिहाज से भी अब कोरोना एसओपीज पे इतनी सख्ती नहीं है जो कि शुरू में मतलब थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बेसिकली हमने पहले भी इस पे बात की थी लास्ट प्रोग्राम में भी। बिल्कुल। तो कोरोना का ना अभी ये हुआ कि वैक्सीनेशन के बाद फिर इस्लामाबाद में हम अब देखें तो हाईएस्ट वैक्सीनेशन है इफ वी कंपेयर टू एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उस वजह से कुछ लोगों को वैक्सीनेशन इतनी लगी, और वो फिर हमारा जो रेट है, पॉजिटिविटी रेट, वो भी बहुत कम हुआ। उसके बाद प्रायोरिटीज थोड़ी सी इकोनॉमी की तरफ चली गई कि लोगों की मदद की जाए, होटल्स रेस्टोरेंट्स वालों को रिलैक्स किया गया। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये फिर इसका पॉजिटिविटी रेट हम देख रहे हैं कि दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, और दोबारा अभी अगर कल और परसों की बात करें तो ये 5% पे गया, जो कि अगेन अलार्मिंग है। तो हमने उसी दिन से दोबारा से आप देखिए कि पूरी तरह से उसको अब दोबारा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करवा दिया। हमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि लोगों की जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, उनकी इकोनॉमी माली तौर पे उसको हम थोड़ा सा एक चीज देख रहे होते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जानों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और इसके लिए ये प्रायोरिटी हमारी रही भी है। जब तक 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती, ये रहेगी। और जैसे पॉजिटिविटी रेट असल में ये एक तरह से ये चल रहा है, हाइड एंड सीक चल रहा है कि किसी वक्त ये केसेस ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे ही ऊपर जाना शुरू होते हैं तो हम अपनी उसको दोबारा से टाइट करते हैं, उसको ग्रिप को। तो ये चीज एक चल रही है, तो उम्मीद है कि अभी ये दोबारा नीचे आ जाएगा। लास्ट नशिस्त में भी हमने बात की थी कोरोना वैक्सीनेशन पे। कोरोना वैक्सीनेशन को आज अगर हम दौरे हाजिर में देखते हैं तो बहुत मुतनाज़ा बना दिया गया। मेरे सामने अभी आपने दूसरी डोज लगवाई थोड़ी देर पहले, तो जब एक असिस्टेंट कमिश्नर लगवा रहा है, वैक्सीनेशन करवा रहा है, तो एक आम आदमी को क्यों इतना मिसगाइड किया जा रहा है? कौन लोग हैं ये कि जी आप 2 साल में मर जाएंगे, और इस तरह की बेहुदा सी अफवाहें, जिसकी वजह से मैं अपने जाती पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त नहीं है या तब रिश्तेदार वगैरह, तो हमें कॉल करके पूछते हैं कि यार मैं लवा ला, मारते नहीं जा सकता मैं इसना। असल में बात ये है कि एक तो हम देखें कि जो एक्सेस ऑफ एवरीबडी इन द सोशल मीडिया, उसने इस चीज को थोड़ा सा लोगों के बहुत आसान चीजों को मुश्किल बना दिया है। अब कोई भी बंदा इस तरह की वीडियो डाल के वो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया फोरम पे वो डाल देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि वो अटेंशन सीकर होते हैं, तो वो लोग उसको बिलीव भी करते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज वैसे ही बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और मेरी इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके आते हुए ही अभी मैं सेकंड डोज जो मेरी ड्यू थी वो मैं लगवा के हटा हूं,
और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपकी ठीक है कि इसको मुतनाज़ अगर इंटरनेशनल लेवल पे किया जाए तो ट्रैवलिंग में वो इश्यूज हमें आ रहे हैं कि जिसमें किसी एक कंट्री में जाना है तो वो फलां वैक्सीन लगवाएगा तो जा सकते हैं, वरना और नहीं जा सरकारी सकता। मुलाजमीन बशमूल आपके कहा जा रहा है कि जी इनको तो लाजमी करार दिया गया है, अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपकी तनख्वाहें या मुरासलात और मतलब बड़ी इस पे कि ये लाजमी है आपके लिए। असल में वो लोगों पे भी है ना, देखिए ये हमारी बेहतरी के लिए। अब मैं खुद अगर लगवा रहा हूँ तो मैं मतलब लोगों से कह सकता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है, फर्स्ट डोज भी लगवाई है, सेकंड डोज भी है, इसमें तो हमारी ही सेफ्टी है ना। एग्जैक्टली। और अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो हम कभी भी इस डिजीज पे, इस एपिडेमिक पे काबू नहीं पाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये हम ना कर सके तो ये तो लाइफस्टाइल ही खत्म हो गया हमारा। बिल्कुल। तो इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आवाम से भी कि जरूर खुद को वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेटेड करवाएं खुद को, अपनी फैमिलीज को, जहां तक ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा हम पे बर्डन कम हो। ऑफिस में आपके जो सेक्रेटरीट यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे आपके पास पानी पीने का वक्त नहीं होता, आना जाना आवाम का, फिर आप पब्लिक में तजावजात की जिस तरह हम बात कर लें तो ये मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। एक तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन कि इसमें मैनेजमेंट, ऑफिस एंगेजमेंट्स, उसके बाद आउटडोर, और फिर जो एंटी इंक्रोचमेंट की बड़ी एक सख्त किस्म की ड्यूटी होती है, बड़े उसमें मुजामत भी हो सकती है, बहुत कुछ होता है, तो इसको देखने वालों इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं कि प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारे टास्क जो है वो इतने ज्यादा हैं कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। हम प्रायोरिटाइज इस तरह से इसमें कर रहे होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, हमारी कोर्ट्स भी हैं, जो एक चीज हम मिस की, कोर्ट भी हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है तो वो हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनता तो हमारे पे रूटीन की जो हमारे कोर्ट है हम उसको देख रहे होते हैं, फिर हमारा ऑफिस वर्क होता है, डाक को देख रहे होते हैं, फिर हम सेकंड टाइम में प्राइस चेकिंग कर रहे होते हैं, फिर लेट नाइट हम जो दूसरी म्यूनिसिपल या सिविक सर्विसेज है उसको देख रहे होते हैं, और इसी तरह अर्ली इन द मॉर्निंग भी हम इसको देख रहे होते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम में हम बहुत से क्वेश्चंस और अवामी राय अनिल सईद साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जानने के ख्वाह हैं, लेकिन असल में इनकी जो मसरूफियात हैं उनको जब हम यहाँ पे आके फिजिकली देखते हैं, खुद बराह रास्त देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यार ये वक्त निकालना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी आपकी मीटिंग चल रही है और आपने मीटिंग में जाना है और आप हमें टाइम दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए एजाज है। जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं मुकाबला सख्त वक्त थोड़ा, क्योंकि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहुत मसरूफ हैं और ये हमारे सामने है कि हम देख रहे हैं आना जाना ऑफिस में बहुत ज़्यादा, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनका वक्त मज़ीद ज़ाया हो। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अगर जान के मान पाऊँ तो एक सवाल आपसे है। जिस तरह वसीम बदामी साहब मारूफ एंकर हैं, वो कहते हैं मेरा मासूमाना सवाल, तो मेरा शरीफाना सवाल है। जी जी बताइए। कि पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों इकरारुल हसन साहब ने एक असिस्टेंट कमिश्नर कराची का वो एक्सपोज किया, पूरा वीडियोस हर चीज़, जिसमें रिश्वतखोरी और दीगर इल्ज़ामात, जिसमें शादी हॉल कोरोना के दिनों में खुलवाने का, और किसी का होटल अगर आपने बंद कराना है तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पेमेंट करें तो वो आपके मुखालफिन का होटल बंद करा देंगे। तो आपके अब तक के एक्सपीरियंस में ऐसे वाक़ियात कोई हुए हैं, किसी ने कोशिश की है? देखिए बात ये है कि इस तरह से नहीं हो सकता होता, एज पर लॉ ही चीज़ों को लेके चला जाता है। अब अगर एक इतनी प्राइम पोस्ट पे बैठा बंदा इस तरह के छोटे छोटे इसकी विल्स पे काम करना शुरू कर दे एट द विंग्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स, तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर पूरे स्टेट को और पूरी उसकी रिट को जो है वो बदनाम करने का बायस होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये हमारा पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आई हैवंट सीन द वीडियो, लेकिन मैंने कहीं पे वो उसकी खबर जरूर पढ़ी थी, तो आई डोंट थिंक दैट ही इज अ पीएस ऑफिसर, ही इज नॉट। ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चलता रहा। और एक होता है जो हमारे देखने वाले या जो यंग जनरेशन है जिनको सीएसएस का शौक है या इस तरफ आना चाहते हैं, तो आपको ये मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, एक डायरेक्ट जो आप कमीशन पे आप लोग अपॉइंट होते हैं, वो जो बुजुर्ग थे असिस्टेंट कमिश्नर, वो मेरे ख्याल में थ्रू प्रॉपर चैनल जिसको कहते हैं रैंकर्स बोलते हैं उनको, तो वो आप सही कह रहे हैं कि मेरा भी ये ख्याल है कि इज नॉट अ पीएस ऑफिसर। देखिए बात ये है कि वैसे तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं होता, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारी अपनी, क्योंकि मर्तबा तो सेम है बेशक वो, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें मैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो हमें पता होता है, डेफिनेटली एक तो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू हम लोग आए होते हैं, इन चीज़ों को देख के हमें बहुत जगहों पे टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद में मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा एक हमारे माइंड में हमारी करियर प्लानिंग होती है
कैडर बिल्कुल। पोस्टिंग्स है ना, बिल्कुल तो इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह से किसी क्लियर फाइल हो, ग्रीन फाइल हो, तो अदरवाइज यू आर गॉन फ्रॉम द सर्विस। हमारे ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग महकमा होता है और वो देख रहा होता है, एक चीज को वॉच कर रहा होता है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, तो हम पूरी तरह से इस चीज को वॉचफुल है। अच्छा, इसी रिलेटेड जिस तरह वो कहते हैं सास भी कभी बहू थी, तो डिप्टी कमिश्नर भी कभी असिस्टेंट कमिश्नर था। हाँ। तो आप कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात अगर मनवाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर से, तो आपके जहन में भी ये चीज होती होगी कि यार अगला जो बंदा है वो इस सब से गुजर चुका है, जिस तरह टीचर भी स्टूडेंट हुआ करते हैं। तो इस्लामाबाद का जो है बिल्कुल ये एक बड़ा जबरदस्त यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे तो आते ही वो लोग हैं ना जो पीएस या फेडरल सर्विस के लोग हैं, तो यहाँ पे हमारे जितने भी बॉसेस हैं वो डेफिनेटली इन्हीं सीट से होके गुजरे हैं, और इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते कि आप उन्हें बताएं कि सर ये ऐसा हो गया और उन्हें पता ना हो। तो दे ऑलवेज नो कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। उसमें फिर हमें फ़ायदा ये होता है कि वो उन हमारे मसाइल को भी समझ रहे होते हैं, हमें हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, और इसमें नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है कि आप किसी भी तरह से चीट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नाजरीन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद साहब के साथ अगर एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें इनकी आपको दिन की रूटीन या रोजमर्रा की इनकी जो स्केड्यूल है उस पर आपको दिखाएं, तो आप खुद मेरे ख्याल में दंग रह जाएंगे। और मैं हैरान हूं माशाल्लाह कि फिर भी इतने एनर्जेटिक और जिसको कहते हैं ना कि दबंग किस्म के, तो ये माशाल्लाह क्रेडिट आपको जाता है जी। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं जी, छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। सर वापस थोड़ा सा तंज़ो मज़ाह में आते हैं, लाइट एंड नोट पे। अगर वक्त जितनी हकीकत है कि वक्त जितनी रफ्तार से तेजी से गुजर रहा है, महीना जो है वो दिन की तरह और साल जो है वो महीने की तरह होता जा रहा है, तो अगर इस मसरूफ जिंदगी में वक्त पीछे हो सकता, जस्ट इमेजिन, तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी हसरत है जो आपकी रहेगी, आप कहते हैं जी वक्त वापस आ जाए तो मैं ये करना चाहूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे वहां पे भी पूछा जाता है जब हम एग्जाम देते हैं सीएसएस का, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको बड़े श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने अभी तक मेरे लिए डिज़ाइन किया है, और जो जिस तरह से मैंने मतलब एक टीचिंग से, मैंने यूनिवर्सिटी लेक्चरर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, बहाउद्दीन ज़किया, बल्कि उससे भी पहले एक सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, तो उसमें मैं स्टार्ट किया, 1 मंथ में वहाँ पे रहा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, फिर मैं सीएसएस के एक और ग्रुप में सिलेक्ट हो गया MLCG में, फिर मैं यहाँ पे पीएस में आया। तो जिस हिसाब से मैं अगर अपना सफ़र देखता हूँ लास्ट 10 years का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इससे बेहतर प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और दोबारा भी मैं यही समझूंगा कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए एक रास्ता रखा है वही बेस्ट है। ये तो वो सोने पे सुहागा हो गया ना कि आपका प्रोफेशन, आपका पैशन हो, उस लिहाज से। और इतला के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक, जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, आपके वालिद साहब चाहते थे कि आप लेक्चरर या टीचिंग फील्ड में ही जाएं, कि ये टेंशन वाला काम है, जो मैं आज देख चुका हूँ अपनी आंखों से। तो हाँ, उसमें इस तरह है कि मेरे फादर DFO रिटायर हुए, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वहां पे उनको ये पता था कि फील्ड की नौकरी कितनी मुश्किल होती है, उन्होंने सारी उम्र ये चीज देखी थी। तो उसके बाद जब मैंने ये ख्वाहिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में टीचिंग जो है एक तो बड़ा एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, सेकेंडली फिर उसमें आपका फैमिली का जो है ना, वो आपकी कंसिडरेशन बेहतर रहती है, क्योंकि वो हम पे भी उस तरह से बीइंग इन द सर्विस वो टाइम ना दे सके जिस तरह से था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन्होंने इस काबिल किया कि हम यहाँ तक पहुंचे। तो वो ये समझते थे कि ये ज़्यादा बेहतर है, बट अगेन उनको कन्विंस करके फिर वो ये भी समझते थे कि हर बंदा अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने मेरा छोटा भाई भी CSS ऑफिसर है, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑनर किया और हमारी उसको माना। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये खबर भी बिल्कुल सच्ची है कि ही वांटेड मी टू कंटिन्यू विद द टीचिंग प्रोफेशन। जबरदस्त। ये टीचर की आप वैल्यू का अंदाजा तो सिर्फ इस चीज से भी लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, चेयरमैन CDA हो, वो लाजमी बात है कि किसी ना किसी का शागिर्द रहा है, और वो उन उसातिज़ा के लिए हमेशा मतलब फख्र, प्राउड की बात रहती है।
और कितने ऐसे मतलब तालिब इल्म जो किस किस रैंक पे पहुंच जाते हैं, तो ये उसातिज़ा के लिए भी फख्र की मतलब इसमें। असल में मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि टीचिंग फिर किस प्रोफेशन की, मैं हूँ बिजनेस ग्रेजुएट और मैंने फाइनेंस में मेजर्स किया है, तो मैं टीचिंग भी उसी चीज की कर रहा था। और यहाँ पे मतलब मैं ये समझता हूँ कि जैसे CSS है या पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है, कल को इसी को अगर मैं टीच करता हूँ तो मैं बेहतर टीचर बन सकता हूँ, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा लोगों के लिए। तो इट्स नॉट द एंड, हो सकता है कि कल को इसी चीज को मैं आगे लेके चलूँ और उस चीज की तरफ आऊं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय कि सिर्फ कॉमर्स की एजुकेशन पे फोकस करने के, ये ज्यादा बेहतर है कि अगर हम इस चीज को लेके चलें ब्रॉड वे में उसको हम। टीचिंग एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है, और सिखाने में जैसे हजरत अली ने कहा है, इससे मुझे एक वर्ड सिखाया उसने, मतलब मैं सारी उम्र उसका गुलाम रहूंगा। तो मतलब टीचिंग तो कोई भी कर सकता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की जरूरत पेश आई तो मैं आफ्टर NOC जो है वो इस चीज की तरफ जरूर आऊंगा। जबरदस्त जी। माशाल्लाह 2021 में असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद साहब और असिस्टेंट कमिश्नर से पहले की जिंदगी, एक आम पाकिस्तानी शहरी मोटरसाइकिल कभी चलाया, कभी गोला डंडा खाया, कभी एक आम जो एक लाइफ होती है उसको एंजॉय किया, और अब वही चीजें करते हुए थोड़ा सा रुतबे के लिहाज से या वो आइडल्स उसमें शामिल होती हैं। बाइक जो है डेफिनेटली जब हम अपने स्टूडेंट टाइम पे जब थे, इसमें यूनिवर्सिटी टाइम पे, उससे पहले भी बाइक वगैरह तो चलाते थे, बिल्कुल क्यों नहीं। गोला गंडा तो कभी भी अलाउ नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि इसमें स्क्रीन होती है जो गला खराब कर देती है, तो उस तरह की चीजों में नहीं कभी भी आए। अब भी थोड़ा सा एक फर्क है। फर्क ये कि अब आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे होते हैं, तो आप कोई भी एक्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि इस चीज का इम्पैक्ट जो है ज्यादा जाएगा। तो लेकिन ये कि फिर भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं और गपशप भी करते हैं। उस तरह से तो नहीं हो पाता, अब वो उतना लेजर टाइम नहीं है। अभी एक साल के अरसे में शायद 1 या 2 दफा कोई छुट्टी मैंने एक आध की हो तो की हो। अगर फारग वक्त फर्ज करें, सपोज ही कर लेते हैं आपको मिलता है, तो क्या हॉबी है, क्या करना पसंद करेंगे कि उस फ्री वक्त में मैं ये चीज कर रहा हूं? अभी तो आजकल जो सिचुएशन है उसमें तो कोई फारग टाइम मिल जाए तो सबसे पहले नींद की ख्वाहिश होती है जो कि 4 घंटे रह चुकी है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ये है कि फ्रेंड्स के साथ कोई भी एक्टिविटी, मूवीज हो सकती है, हम लोग, अब हमारे कुछ दोस्त हैं, हम बैठ के सिंगिंग वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं इस चीज को। इसके अलावा ये है कि कोई भी एक्टिविटी, गेम्स करते हैं, इंडोर हो आउटडोर हो, स्पोर्ट्स करते हैं। अब आउटडोर का तो टाइम ही नहीं मिलता, अब इंडोर स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। तो बहुत चीजें करने के लिए अगर टाइम मिले तो टाइम का एक इशू है। स्कूल में कैसे तालिब इल्म थे? शरीफ, मॉम डैड या सख्त मिजाज? पढ़ाकू जो एक होता है। असल में मैंने ये सिर्फ हमेशा से ये सीखा है कि मतलब सिर्फ वन साइड कभी भी आपको फोकस नहीं करनी चाहिए। अगर आप बुक वॉर्म बन जाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में उस तरह से आगे नहीं आ सकते। तो दोनों चीजों को साथ लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह अमंग द टॉपर्स रहे शुरू से, गोल्ड मेडल लिया, इंटरमीडिएट में बहुत टॉप किया, उसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी गोल्ड मेडल लिया, यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया अपनी फील्ड में। इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी 2nd पोजीशन ली। उससे पहले भी 10th क्लास तक अमंग द टॉपर्स, 1st और 2nd पोजीशन, थ्रू आउट करियर इसी तरह ही चलाया। लेकिन साथ साथ में डिबेटर भी रहा, इसके अलावा सिंगर भी रहा, इसके अलावा जो है एक्टिंग में भी रहा। सिंगिंग तो आपकी बिल्कुल, तो मतलब जो चीज मुझे कभी भी मिली। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल में भी, आउटिंग्स में भी, घूमने फिरने का बहुत शौक रहा। होटलिंग हमारे पाकिस्तान में 2-3 तो चीजें हैं, घूमना या खाना, तो उसमें भी पूरी तरह से इन रहा। तो जहां जहां टाइम मिला लाइफ को एंजॉय किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू आता है कि अब हमारे काम इतने ज्यादा है कि आप कभी कोट कर रहे हैं, कभी फील्ड में, कभी रात में। अभी भी बहुत टाइम मिल जाए तो कोई सीजन्स नेटफ्लिक्स पे और उस तरफ मैं आ जाता हूँ, और वो जरूर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट का टाइम मिल जाए, तो ढूंढता हूँ उसको। बिल्कुल, ये पेशा वराना जो आपकी मसरूफियत है उसमें से मतलब गनीमत है कि कोशिश करते हैं, टफ है लेकिन निकाल लेते हैं, कभी ना कभी मिल जाता है। खानदान में जब असिस्टेंट कमिश्नर हो तो पूरा खानदान एक जी साडा दे असिस्टेंट कमिश्नर, और इसके साथ परसेप्शन एक इसको ऐड करते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए, अब आप जिस तरह मैं देख रहा हूँ, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि मैं खुद दंग हूँ कि मतलब इतनी ज्यादा पब्लिक आना जाना, पब्लिक डीलिंग, और उसके अंदर आपको कॉल्स आ रही हूँ छोटे छोटे कामों के लिए, जिस तरह बच्चे खानदान के कि मोटरसाइकिल वाले ने रोक लिया तो कॉल कर दी, तो कैसा फील होता है इसमें? ये एक वाकई टफ बात है, क्योंकि जो आप पोजीशन पे बैठे होते हैं ना, वो सिर्फ आप समझ रहे होते हैं। जैसे आप अगर मेरे सामने बैठे तो आपको आइडिया हो रहा है,
बट जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये बंदा कितना मसरूफ है। सम टाइम ऐसे होता है कि आप कोर्ट में बैठे होते हैं और कॉल इस तरह किया जाता है कि यार ये मेरा ये काम ही कर दो, इधर इस फलां को फोन ही कर दो। तो 2-3 बातें हैं। एज पर लॉ फोन करने में कोई हर्ज नहीं है, स्पीड अप करवाने में किसी काम का, चाहे वो किसी का भी हो, कोई हर्ज नहीं है। बियॉन्ड द लॉ कोई भी हो उसको नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को और इसमें कोई मोटरसाइकिल आ जाए या उसमें कोई इस तरह की छोटी सिफारिश आ जाए, तो वो एक चीज़ जो है वो वाकई ही आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करती है। और अगर आप कॉल नहीं लेते तो वो कहता है कल तक ये था, आज अपने आप को एसी बन के कोई चीज समझने लग पड़ा है। तो वो फिर समझाना भी मुश्किल होता है कि ये बात नहीं है। मतलब एक तरफ एक बंदा होता है, एक तरफ पब्लिक के थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसकी मिसाल ये है कि अक्सर आपसे टेलीफोन पे कॉल पे बात होती है, तो आप अगर कहें कि जी मैं मसरूफ हूँ, मेरी अक्सर आपसे बात, तो सोचने में आता है कि यार इतने मसरूफ, लेकिन जब बंदा यहाँ पे आके फिजिकली उसको देखता है तो फिर आप ये देखिए कि इस इंटरव्यू के लिए जो कि शायद 30-35 मिनट्स का है, हमें कितने कट्स लेने पड़े, कितनी दफा पब्लिक को आने के लिए हमने इसको रोका, कितनी मीटिंग्स में जाना पड़ा, और आप शायद दोपहर से और इस वक्त शाम हो गई है और अभी तक हम इसको पूरा नहीं कर सके। उसका रीजन यही, अभी भी आपने प्राइस अभी इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा प्राइस कंट्रोल के लिए, वो रात तक वो चलेगी, और उसके बाद फिर जो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी चीजें उसको देखूंगा, और उसके बाद अगर फिर मंडे की ड्यूटी है तो वो लेट नाइट ऑक्शंस को देखूंगा, और फिर सुबह दोबारा 9 बजे ऑफिस में होऊंगा। बिल्कुल, बहुत ही टफ आपकी जॉब है। अभी मैं प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाऊंगा। आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा सख्त क्वेश्चन, जी वो शामिल करेंगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, आपकी मसरूफियात, और आपने अभी भी इंटरव्यू के बाद निकलना है। पुलिस के खिलाफ जो शिकायत आती हैं बहुत ज्यादा कि जी जो जो जिस तरह कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो मुद्दई होता है वही उसी पे वो पुलिस थ्रेट्स और वगैरह वगैरह, और आपको तो काम ही मतलब डायरेक्ट बराह रास्त इसको कह लें पुलिस के साथ इम्प्लीमेंट करवाना। ये तो आपको भी शिकायत मौसूल होती हैं कि जी हमें थोड़ा सा हमें डायनामिक समझना पड़ेगा। जैसी एक सोसाइटी होती है वैसे ही फिर उसमें से अब बंदे बाहर आ रहे हैं ना, तो चीज़ ये होती है कि पुलिस इस तरह क्यों बदनाम है। उसकी रीज़न ये है कि पुलिस जब भी किसी 2 पार्टीज का डिस्प्यूट होगा तो किसी एक के फेवर में होगा, किसी एक के अगेंस्ट होगा। exactly. अब जिसकी फेवर में होता है वो कहेगा बहुत मेरिट पे काम हुआ, जिसके अगेंस्ट होगा वो कहेगा कि ये तो बिक गई पुलिस। तो यह मतलब इवन जुडिशरी, हर चीज, हर जगह पे ये चीज, क्योंकि आपको 50% मार्जिन तो हमेशा ही रहेगा कि वो लोग आपके खिलाफ बात करेंगे। फिर लोग झूठी दरखास्तें भी दे रहे हैं। मेरे पास 182 के इतने केसेस आते हैं, झूठी FIR जो आप समझते हैं, तो उसमें बिल्कुल ये प्रूव होता है कि बात कुछ भी नहीं होती, और पुलिस को कहा जाता है कि हमें मार दिया जाएगा, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा, और जब हम हकीकत में देखते हैं तो वो पता लगता है कि इनका तो आपस में क्लैश था। तो बेसिकली व्हेन देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी सम फायर, मतलब जब ये बात भी ठीक है कि कुछ ना कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ऐसा होता तो फिर हमारा निजाम चल कैसे रहा है। इसी पुलिस के इन्हीं इदारों ने ही पाकिस्तान को चला रहे हैं और ऐसे ही चला रहे हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ऐसा है, हो सकता है किसी हद तक हो, लेकिन इतना नहीं है जितना बिल्कुल वो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पिछले दिनों मैं एक क्लिप देख रहा था, DIG ऑपरेशन है लाहौर के, बड़े दबंग सोशल मीडिया पे अक्सर बुजुर्ग से हैं, तो वो बता रहे थे कि अगर पुलिस को आप घर भेज दें ना 2 दिन के लिए, तो आप अपने मोहल्ले में ही वो एक दूसरे के साथ लड़ के आप हमें घरों से आके पकड़ के लेके आएंगे कि भाई पुलिस वालों वापस अपनी कितनी देखिए वो जबरदस्त बात है। मैंने आपको ये बात शुरू यहाँ से की कि जैसी सोसाइटी होती है, बेसिकली जब हम क्लेम करते हैं ना कि ये फलां अफसर ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, तो एक दफा ये भी देखिए कि नीचे सोसाइटी क्या कर रही है। मैं देखता हूँ कि एक रेडी वाला भी जब उसको मौका मिलता है तो वो ओवर प्राइसिंग कर रहा होता है। बिल्कुल एक उससे भी अगर आप नीचे किसी को लेके जाएं तो उसको भी जब चांस मिलता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ चीजें हम देख रहे होते हैं कि इवन भिखारी तक को हम देख रहे होते हैं कि उसके पीछे माफिया काम कर रही है। तो सोसाइटी को देखिए, फिर आप डेजिग्नेशंस पे बात करिए ना। तो ये है, लेकिन हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला, जैसा कि ये बताया भी जाता है कि वी वुड बी अमंग द टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। आखिर पे अनिल साहब, ABC न्यूज के तवसत से देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ख्यालात हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आप बहुत ज्यादा बावन भी किए, और आपके साथ पहले भी आपने इंटरव्यू किया और वो आवाज पहुंचाई कोरोना की टॉप जो एक वेव थी उस टाइम पे।
अभी भी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अभी मैं खुद भी वैक्सीन अभी लगवा के आया हूँ, आपको पता बिल्कुल। है ये वैक्सीन लगवाइए, ये चीज बेहतर है। दूसरा, मैं प्राइसेस के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात की बिल्कुल कि प्राइस लिस्ट को फोकस करें। अगर कोई आपको उस पर नहीं करता तो इस पर प्राइस कंट्रोल एक्ट लगता है, उस पर पर्चा होता है, हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कंप्लेंट्स आएगी तो। और तीसरा, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एज अ सोसाइटी, एज अ होल खुद को बेहतर बनाना है। हम बेहतर होंगे तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होगा। जिस तरह हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर गंद नहीं होना चाहिए, तो हमारी स्ट्रीट में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फिर अगर हम उस चीज को थोड़ा सा कम्युनिटी एफर्ट करके इसको बेहतर करने की कोशिश करें, तो जैसा हमारा इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, खूबसूरत है, हमारा पूरा पाकिस्तान ऐसे खूबसूरत हो सकता है। तो मेरा यही मैसेज है, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खूबसूरत मैसेज अनिल सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दिल तो बहुत करता है कि अनिल सईद साहब से ऐसे क्वेश्चन किए जाएं कि आप एक कश्ती में सवार हैं, आपके पास एक ही लाइफ जैकेट है, वो आप किसको देंगे, नवाज शरीफ, जरदारी या फिर इमरान खान। लेकिन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल और इस दायरा से थोड़ा सा हटके और मुतात रह के गुफ्तगू करनी होती है, तो हम उस टॉपिक को डिबेट में शामिल ही नहीं करते। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ईद के शो में या फिर जो त्यौहार के शो हैं उनमें अनिल सईद साहब को हम मदऊ करें और आपकी शिरकत हो, हमारे लिए वैसे इफ्तिखार होगी। और उसमें तो फिर खुल के आपसे बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका फॉर्मेट हटके होता है। वंस अगेन सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में अपने होस्ट इशफाक नियाजी को अनिल सईद साहब के साथ इजाजत दीजिए। देखते रहिए एबीसी न्यूज। एबीसी न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट abcnews.com.pk विजिट कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।